नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए यहाँ पर जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, इससे पहले देखिए माइक्रो प्रोसेसर, PLC, SCADA ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ पर बहुत अच्छे से शार्ट नोट्स का और ये सभी टॉपिक को कवर कराया गया है। और आज हम लोग देखिए यहाँ पर पढ़ने वाले हैं IMED, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट टॉपिक है। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का ये यूथ कंपटीशन की बुक है, इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन का डिस्कशन कराया गया है। आप लोग ये बुक खरीद लीजिए, उसमें बाकी क्वेश्चन को देखिए, डिस्कशन कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, वहाँ से आप लोग PDF, शार्ट नोट्स कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे है, एग्ज़ाम क्या है, मतलब क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, सभी इसमें पूरा दिया गया है, कौन से एग्जाम में कहाँ आया है क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिस्कशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें देखिए स्मॉल इंटरप्राइजेज दैट इंटरप्राइजेज वेयर इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट मोर देन अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट। MSMED एक्ट के अनुसार जो है, जो स्मॉल इंटरप्राइजेज होते हैं, स्मॉल इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, वो मशीन और प्लांट की कीमत जो होती है कितना मतलब मैक्सिमम रख सकते हैं, कितना इंस्टॉल कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, देखिए 5 करोड़ रुपए तक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है कि स्मॉल जो इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो कितना मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो है आपका 5 करोड़ रुपए तक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका देखिए वो करेक्ट है, 5 करोड़ रुपए तक कर सकते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानिए आप, MSMED क्या होता है। MSMED का फुल फॉर्म होता है MSMED, ये फुल फॉर्म पूछा भी गया, आप लोगों से पूछा गया, कई बार पूछा गया है। तो ये माइक्रो स्मॉल, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट होता है। तो ठीक है, इसमें देखिए अब आते हैं तो अकॉर्डिंग टू मतलब कि यूज के अनुसार, जैसे माइक्रो होते हैं, लघु उद्योग होते हैं और मध्यम उद्योग होते हैं। इन सभी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर टेबल दिया है, देखिए हम लोग टेबल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी मैं तो बता ही दे रहा हूँ। देखिए जो स्मॉल माइक्रो है, माइक्रो या सूक्ष्म जो उद्योग होते हैं, ये मशीनरी, प्लांट और मशीनरी के लिए ये इतना पैसे मतलब कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सेवा व्यापार के लिए जो है इतना पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो माइक्रो और सूक्ष्म उद्योग होते हैं, ये प्लांट और मशीनरी के लिए देखिए 25 लाख रुपए तक कर सकते हैं, कम से कम 25 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद जो है सेवा व्यापार के लिए अधिकतम जो है मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। लघु उद्योग जो होते हैं, देखिए लघु उद्योग जो होते हैं 25 लाख से लेके 5 करोड़ रुपए तक मैक्सिमम कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया था कि जो मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं वो कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक कर सकते हैं। और सेवा व्यापार के लिए आप देखेंगे तो 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक कर सकते हैं। इसके बाद आता है देखिए मध्यम उद्योग जो होता है, मीडियम आता है, तो उसके लिए 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक प्लांट और मशीनरी के लिए करते हैं, और 2 करोड़ रुपए से लेकर 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक जो है वो सेवा व्यापार के लिए करते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सक्सेस ऑफ ए मॉडल इंटरप्रेन्योर्स। जो मॉडल इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कौन सी एक चीज़ पर विचार नहीं करते हैं, कौन सा एक फैक्टर है जिस पर वो लोग विचार नहीं करते हैं, तो कौन सा होता है। देखिए ऑक्यूपेशनल अवेयरनेस जो होता है, ऑक्यूपेशनल, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। ऑक्यूपेशनल अवेयरनेस जो होता है, इस पर वो लोग विचार नहीं करते हैं। देखिए कोई भी चीज़ हो, अगर जैसे आप तैयारी करते हैं, ठीक है, अगर तैयारी करते हैं तो उसमें देखिए क्या है कि आपके अंदर मतलब पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। तो जैसे इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, कोई बिजनेसमैन होता है तो चाहता है उसके अंदर क्या होना चाहिए, देखिए लक्ष्य की प्राप्ति की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। आप जैसे प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है यार चलो अच्छा 2 घंटे पढ़ लिए हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे नौकरी पानी है, गवर्नमेंट जॉब पाना है, ये करना है मुझे। तो ये मतलब एक अंदर से मतलब वो होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब चलो ठीक है गए लाइब्रेरी 5 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, फिर चले आए, टाइम पास किए, रूम पे आए, सो गए, तो ऐसा नहीं। एक अंदर से आपको मतलब कि ये पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, तीव्र इच्छा, लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। तो ऐसे ही आपके जो इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं उनके अंदर भी क्या है कि एक ये सभी मतलब फीचर्स होते हैं, गुण होते हैं। तो क्या क्या फीचर होनी चाहिए, देखिए लक्ष्य प्राप्ति की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, पेशेंस, कोई भी काम करने के लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विजनरी होना चाहिए, दूरदर्शिता, मतलब वो दूर तक सोच सके कि हाँ भाई मतलब आगे चल के हमको ये चीज़ हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो विजनरी होना चाहिए। रिस्क, जोखिम उठाने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सभी जो है
एक इंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं, सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योरशिप के लक्षण होते हैं, और इसमें जो है ऑक्यूपेशनल जो अवेयरनेस होता है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विच जनरेशन ऑफ इंटरप्राइजेज यूज ईपीडी। ईपीडी का मतलब होता है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। ईपीडी मतलब कि किस पीढ़ी के जनरेशन जो होते हैं, किस पीढ़ी के जो इंटरप्राइजेज होते हैं, इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो ईपीडी का यूज करते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का यूज करते हैं। तो जो 4th जनरेशन होता है, देखिए लास्ट जनरेशन क्या होता है भाई, किसी चीज़ फर्स्ट जनरेशन होता है, मिक्स जनरेशन होता है, तो ये भी नहीं। देखिए तो यहाँ पर जो 4th जनरेशन होता है फ्यूचर जनरेशन होता है। तो फ्यूचर जनरेशन इंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ये सभी क्या करते हैं, ईपीडी का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी का जो है वो करेक्ट है। ठीक है, एलओबी का फुल फॉर्म देखिए पूछा गया था, ये आपके यूपीपीसीएल जेई का जो एग्जाम हुआ था उसमें देखिए पूछा गया था, एलओबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइन ऑफ बिजनेस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए वो करेक्ट है। एलओबी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइन ऑफ बिजनेस होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द इक्वेशन एसेट्स इजकल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी इज रिलेटेड टू। जो लाइबिलिटीज होते हैं और इक्विटी होते हैं ये किससे रिलेटेड होते हैं, तो ये जो बैलेंस शीट होता है, देखिए बैलेंस शीट। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो करेक्ट है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, देखिए कोई भी कंपनी होती है तो उसमें क्या है कि कंपनी होती है तो कंपनी को एक मतलब कि हर चीज़ डाटा, कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किए, हर चीज़ का एक रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग बैलेंस शीट का यूज़ करते हैं। तो वहीं पर है क्या, जो देयताएँ और इक्विटी मतलब कि लाइबिलिटीज़ और इक्विटी दोनों, उसी पर हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं सबको। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए क्लॉज ऑफ ऑनरशिप दैट हैज हायर क्लेम ऑन एसेट्स एंड अर्निंग दैट कॉमन स्टॉक होल्डर्स इज नोन एज। मतलब कि एक ऑनरशिप जो होता है उस वो क्लेम करे, मतलब कि यह दावा करे कि जो नॉर्मल जो लोग होते हैं उनकी तुलना में संपत्ति को अर्जित करने के अधिक दावा करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए वो करेक्ट है। यहाँ पर मतलब स्वामित्व जो ऑनरशिप होता है, स्वामित्व मतलब ऑनरशिप होता है का वह वर्ग जो सामान्य स्टॉक धारकों की तुलना में अधिक संपत्ति या उपार्जन पर अधिक दावा करता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच स्टैंडर्ड आर एम्बेडेड इन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वह कौन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है, आईएसओ के अंतर्गत आता है, तो वो कौन सा आता है, 9000 के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नोन एज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट है। फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक इंडिया कौन सा होता है, IFCI होता है। IFCI का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए IFCI जो होता है, IFCI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होती है। 1 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना किया गया था और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है IFCI का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई जो है 1948 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, कोई भी हम प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं तो उसका जो एक मतलब सीक्वेंस में हम करते हैं ना, होता है कि हर चीज़ मतलब भाई एक सीक्वेंस वे में होता है। तो उस चीज़ में सबसे पहले क्या आता है, सबसे बाद में क्या आता है, उसको सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम मतलब कि बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं उसमें, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि भाई उसका एनालिसिस करें, उसका वैल्यूएशन मूल्य का निर्धारण करें। तो जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जाते हैं उसको देखते हैं, फिर उसके बाद उसका मूल्य पूछते हैं कि भैया कितने का है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लेते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही कोई भी अगर आप जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए तो सबसे पहले देखिए एनालिसिस करते हैं। तो पहला नंबर कौन हो गया, ये हो गया पहला नंबर पे। दूसरा नंबर उसके बाद क्या करते हैं, देखिए आप मार्केटिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एनालिसिस और मूल्य का निर्धारण करते हैं, फिर उसके बाद मार्केटिंग करते हैं, दूसरा नंबर पर हो गया। इसके बाद फिर डिजाइनिंग करते हैं, तो ये थर्ड नंबर पर हो गया। और इसके तब अगर डिजाइनिंग हो जाती है, डिजाइनिंग करने के बाद क्या करते हैं, आप इंस्पेक्शन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और उसके बाद जो है लास्ट में वो डिलीवरी करते हैं। तो ये चौथे नंबर पर देखिए 3 सबसे पहले कौन सा, थर्ड नंबर पर पहले को रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका
वो करेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, मतलब विश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग करने के बाद डिजाइनिंग करते हैं, और डिजाइनिंग करने के बाद जो है इंस्पेक्शन, उसका निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, तब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले क्या है, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, इसके बाद मार्केटिंग, डिजाइनिंग, फिर इसके बाद इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड डिलीवरी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, विच इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। जो प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस का लास्ट स्टेज होता है वो क्या होता है, तो सबसे कमर्शियलाइजेशन जो होता है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका ये करेक्ट है। कमर्शियलाइजेशन जो होता है वो सबसे लास्ट स्टेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी इंटरनल रिस्क फैक्टर। इंटरनल रिस्क फैक्टर कौन सा होता है, देखिए कोई भी कंपनी जैसे होती है तो इंटरनल कंपनी में इंटरनल रिस्क फैक्टर क्या होता है, तो इंटरनल रिस्क फैक्टर जो होता है वो इम्प्लाई की रिस्क जो होती है, इम्प्लाई रिस्क होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका देखिए वो करेक्ट है। इम्प्लाई का रिस्क जो होता है वो इंटरनल, कोई भी कंपनी होती है, उद्यमी या इंटरप्रीनियर्स होती है, उसका जो इंटरनल रिस्क होता है वो क्या होता है, इम्प्लाई की जोखिम जो होती है ये होता है। इसमें देखिए 3 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए कर्मचारी का जो इम्प्लाई रिस्क होता है, उसके बाद टेक्निकल रिस्क होते हैं, जैसे मशीन होते हैं, मशीन ख़राब हो जाए, ये सब टेक्निकली होते हैं। इसके बाद फिजिकल में आते हैं, जैसे कोई भी कंपनी कुछ भी हो जाए, गिर जाए, टूट जाए, फूट जाए, तो ये सब 3 चीज़ें होती हैं। इंटरनल रिस्क में 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, कौन कौन से, इम्प्लाई रिस्क होती है, टेक्निकल रिस्क होती है, और उसके बाद फिजिकल रिस्क होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दिया गया, देखिए कर्मचारी के आंतरिक जोखिम जो होती है इंटरनल होती हैं, और टेक्निकल होती हैं, और फिजिकल होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इनकरेज स्मॉल स्केल इंटरप्रीनियरशिप एंड हैज़ द मिनिमम हर्डलेस टू मार्केट एंट्री। मार्केट एंट्री जो होती है, मार्केट एंट्री में अगर सबसे कम जो बाधा रखती है, बाधा कौन सी होती है, सर्विसेज जो होती हैं सबसे कम बाधा रखती हैं। कोई भी मार्केट में अगर आपको कोई भी चीज़ सामान होती है उसको डिलीवर करना है तो सबसे कम जो मतलब बाधा डालती हैं कौन से होते हैं, सर्विसेज होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जॉब टाइटल एंड देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो मतलब कि निम्न में से कौन सा किसी संगठन में नौकरी शीर्षक और एक दूसरे के संबंधों को दर्शाता है। तो जो मतलब कि रिलेशन जो होता है, जॉब टाइटल और जो कंपनी होते हैं एक दूसरे से रिलेशन जो होती है वो कौन दर्शाता है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वो करेक्ट है। जो कंपनी है संबंध मतलब कि नौकरी शीर्षक जो होता है, जॉब टाइटल और एक दूसरे के संबंध को कौन सा दर्शाता है, तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, तो वो दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज ऑन टॉप। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, सबसे टॉप पर क्या होता है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है भैया। सबसे टॉप पर जो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। उसके बाद क्या होता है, महाप्रबंधक होते हैं या असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, जिसको महाप्रबंधक बोलते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होते हैं, अधीक्षक होते हैं। अधीक्षक के बाद क्या होता है, जिसे फोरमैन होते हैं, सुपरवाइजर जिसको फोरमैन बोलते हैं। उसके बाद सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर के बाद लेबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है सबसे टॉप पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे टॉप पर कौन होता है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बेंच मार्किंग से है। बेंच मार्किंग क्या है, देखिए बेंच मार्किंग ऑफ एनर्जी कंजप्शन इंटरनली एंड एक्सटर्नली आर 2 पावरफुल टूल्स फॉर परफॉर्म असेसमेंट एंड लॉजिक एवोल्यूशन ऑफ एवेन्यूज फॉर इम्प्रूवमेंट। व्हाट आर द टूल्स फॉर इंटरनली कंज्यूम्ड पावर। जो देखिए प्रदर्शन मूल्यांकन और सुधार के रास्ते तार्किक विकास के लिए आंतरिक और बाहरी रूप से बेंचमार्किंग ऊर्जा के 2 कार्यशाली उपकरण होते हैं। जो मतलब कि इवैल्यूएशन जो होती है, इवैल्यूएशन के लिए, तो इसमें क्या है कि जो इंटरनली रूप से पावर का कंजप्शन करते हैं वो क्या बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग हिस्टोरिकल एंड ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं। तो हिस्टोरिकल एंड ट्रेंड एनालिसिस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। यहाँ पर देखिए हिस्टोरिकल एंड ट्रेंड एनालिसिस जो होती है
ये कोई भी इंटरनल रूप से पावर के कंज्यूप्शन के लिए जो होती है, कोई भी उसकी हिस्ट्री या एनालिसिस करते हैं तो वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, आईएफसी स्टैंड फॉर, आईएफसी जो होते हैं, आईएफसी स्टैंड फॉर, तो आईएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है, तो आईएफसी का फुल फॉर्म जो होता है वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट है कि आईएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईएफसी का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है। इसका देखिए जो ये है, इसकी स्थापना जो है वो 20 जुलाई 1956 को किया गया था। ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है, ये जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं या जो प्राइवेट कंपनियां मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में ये क्या करता है, सलाह देता है, निवेश करने के लिए पैसे देता है या मतलब कि मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। और इसकी स्थापना जो है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना जो है 20 जुलाई 1956 को हुआ था। इसकी जो मुख्यालय है यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया है, इसकी स्थापना जो है 20 जुलाई 1956 को हुआ था और ये जो है इसका मुख्यालय जो है यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है। EICI का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए EICI स्टैंड फॉर, EICI जो स्टैंड फॉर होता है, तो EICI का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये करेक्ट है। ये मतलब कि ये जैसे कोई भी सामान होता है, ये क्या करता है, उसको भारत से निर्यात करने के लिए या किसी अन्य देश में जगह में देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। इसके अंतर्गत क्या है, जैसे एक देश से दूसरे देश में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में से कोई सामान हम ले जाते हैं, तो उसके लिए ये क्या होता है, काउंसिल होता है जो सामान का इंस्पेक्शन करता है, तो उसके लिए होता है। तो यही ICI का फुल फॉर्म होता है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया होती है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, SIDO स्टैंड फॉर, SIDO क्या होता है, देखिए SIDO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SIDO जो होता है, SIDO का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी जो है इसका वो करेक्ट है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट है, लघु उद्योग विकास संगठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें। NIES BUD का स्टैंड फॉर, NIES BUD स्टैंड फॉर, तो NIES BUD का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए तो इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए वो करेक्ट है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए IDBI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा था, IDBI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी जो है स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो IDBI का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग जानते भी होंगे इसका, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। तो IDBI का फुल फॉर्म क्या है, देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये ऐसा एक बैंक है जो मतलब कि इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए ये पैसे देती है, लोन देती है। और इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1964 को हुआ था, 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखिए TCO जो है, TCO का फुल फॉर्म क्या होता है, TCO का फुल फॉर्म जो होता है, TCO का फुल फॉर्म होता है टेक्निकली कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन होता है, टेक्निकली कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन होता है। या मतलब कि क्या करते हैं, जो छोटे और मध्यम उद्योग होते हैं उनको, उद्यमियों को सरकारी विभागों और एजेंसियां जैसे होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, परामर्श के लिए ये बताती है, मतलब कैसे आप लोग काम करिए उसके बारे में पूरा एनालिसिस कराती है। तो टेक्निकली कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन मतलब देखिए टेक्निकली मतलब तकनीकी, कंसल्टेंसी मतलब होता है परामर्श होता है, तो तकनीकी परामर्श संगठन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर किसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में है, क्वेश्चन नंबर 22 में है CED स्टैंड फॉर, CED जो होता है, CED का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए CED स्टैंड फॉर, तो CED का फुल फॉर्म जो होता है सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है। तो सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये करेक्ट है, यहाँ पर सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। ठीक है, SIET का फुल फॉर्म क्या होता है, SIET का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए SIET जो है, SIET का फुल फॉर्म क्या है,
तो SIET का फुल फॉर्म क्या होता है देखिए, तो SIET जो है स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो करेक्ट है। यहाँ पर लघु उद्योग विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि RCF स्टैंड फॉर, RCF जो है RCF स्टैंड फॉर, RCF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिस्क कैपिटल फाउंडेशन होता है, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन होता है, जोखिम कैपिटल फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। RCF स्टैंड फॉर, RCF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिस्क कैपिटल फाउंडेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है? DGTD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DGTD का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट जो है तकनीकी विकास महानिदेशालय। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये करेक्ट है। यहाँ पर DGT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायरेक्टोरेट, जी से जनरल हो गया, टी से टेक्निकल हो गया, डी से डेवलपमेंट हो गया, तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 तक यहाँ पर देखे हैं। बाकी क्वेश्चन जो है ज़्यादा वीडियो लंबा बनाने से मतलब नहीं, आप लोग भी बोर हो जाते हैं। अगर आप लोग को ज़्यादा लंबा वीडियो चाहिए तो आप लोग बताइए, कमेंट करिएगा। कोशिश करेंगे कि कम से कम 40-45 क्वेश्चन तक, 50 क्वेश्चन तक भी करा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाते हैं। तो ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यही हम लोगों का मोटिवेशन है, लाइक शेयर कमेंट। ठीक है दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।